हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने भाग एक वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग देशी रियासतों का विलीनीकरण देखते हैं। हम लोग देखेंगे आज कि अखंड भारत कैसा था, उसके बाद कैसे कैसे करके टुकड़े हुए अखंड भारत के और कैसा कैसा अखंड भारत टूटा, और फिर ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिल के, है ना, 552 रियासतों को कैसे सरदार पटेल ने एक किया, और उसके बाद पूरे फिर भारतीय राज्यों का निर्माण हुआ। भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक तक अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो खैर उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देशी रियासतों का विलीनीकरण देख रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पूरा फिर इसके आगे का हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। कैसे, देखिए अखंड भारत आपको इमेज में दिख रहा होगा। पूरा अखंड भारत या पूरा अफगानिस्तान से लेके पूरा बर्मा तक फैला हुआ था। ये देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, तो अब ये बाद में अलग हुआ सब। अफगानिस्तान से लेके यहाँ पूरा बर्मा तक फैला हुआ था। आपको इमेज में वो फोटो दिख रहा होगा। पहले ये जो भारत था, अखंड भारत ऐसा था, बाद में धीरे धीरे अलग होता गया। तो किस तरीके से और कब कब ये अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, और उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींच दी गई, और ब्रिटिशों ने क्या किया कि अफगानिस्तान का जो हिस्सा था वो पहाड़ी इलाका था। ठीक है, तो वो कोई काम का वैसे भी नहीं था, तो ब्रिटिशों ने उसको क्या किया कि भारत से अलग कर दिया। तो यहाँ पर तो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला डूरंड लाइन खींच दिया गया। यहाँ पर क्या लाइन खींच दिया गया, डूरंड लाइन खींच दिया गया। भारत, और पहले ये डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ ना। ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का है, ये वाला हिस्सा कहाँ का है, पाकिस्तान का है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, तो पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था ना, तो अभी इसको पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है अभी। तो आप भारत और अफगानिस्तान देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा डूरंड लाइन खींच दिया गया और अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये भारत और अफगानिस्तान अलग हो गया। 1893 में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, लेकिन 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड रेखा खींच के उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए 1935 में म्यांमार, जिसको पहले क्या कहते थे, बर्मा, म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था, बर्मा। तो 1935 में ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला है ना, ये वाला जो हिस्सा था, बर्मा का जो हिस्सा था, वो भारत से अलग हो गया 1935 में। ये वाला हिस्सा भी भारत से अलग हो गया 1935 में, जिसे पहले बर्मा कहते थे। म्यांमार अलग हो गया। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, है ना, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन खींचा गया, मैंने कल भी बताया था आपको। ये जो हिस्सा था, जो ये वाला, यहाँ पर क्या खींच दिया गया, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। ये रेखाओं को भी पूछता है। ठीक है, तो इसको रेखाओं को भी याद करते चलिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींचा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन खींचा गया, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर ये बन गया आपका पश्चिम पाकिस्तान, यानी पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है वो, और ये वाला जो हिस्सा था, ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। तो ये भी, यहाँ पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच भी कौन सा लाइन, अब ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान बना था पहले। ठीक है, भारत से अलग होके ये पूर्वी पाकिस्तान को बाद में क्या किया गया, पाकिस्तान से अलग करवा के ये वाले हिस्से को बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, तो ये बाद का ही, ये एक अलग टॉपिक है पूरा कि कैसे ये अलग हुआ। पाकिस्तान से अलग होके पाकिस्तान को दो हिस्सों में, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, युद्ध हुआ, टूटा, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन ये ध्यान रखिए, पहले ये जो हिस्सा था, बांग्लादेश का जो हिस्सा था, वो पाकिस्तान का हुआ करता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। बाद में ये अलग होके बांग्लादेश बना। तो अभी हम लोग कब का बात कर रहे हैं, 1947 का। तो पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, ये दोनों ही हिस्सों में रेड क्लिफ रेखा खींची गई। और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा कहते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, जीरो लाइन। क्या कहते हैं, जीरो लाइन। इसी को क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश, वो पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो ये अब अलग हो गए। अब जब 1947 की स्थिति आप देखिए, 1947 की स्थिति में भारत में 552 रियासत थी। 1947 की ही स्थिति में दो तरीके से, भाई ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश जब आए थे, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण वाले हिस्से में बता रहा था। तो जब ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश जो है पूरे भारत पे शासन नहीं करते थे, दो भागों में बांटा था उन्होंने भारत को। वो एक था ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश ही शासन करते थे, वहाँ पर पूरा ब्रिटिश लोग, मतलब वो हिस्सा था, आपको इमेज में दिखेगा वो।
तो जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ठीक है, वो जो हिस्सा है वो ब्रिटिश प्रांत है, डायरेक्ट मतलब कि ब्रिटिश लोग ही वहां पर शासन करते थे। और जो पिंक कलर का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, तो जो पिंक कलर का हिस्सा दिख रहा है वहां पर देसी रियासत थे। देसी रियासत, देसी रियासत में क्या होते थे, उसके एक राजा होते थे। तो 552 ऐसे ऐसे देसी रियासत थे, मतलब अंग्रेजों के चमचे थे ये। अंग्रेज यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करते थे, देसी रियासत से वो लोग से वसूली करवाते थे टैक्स का और खुद लेते थे, अप्रत्यक्ष शासन करते थे। तो ये देसी रियासत के राजा बेसिकली क्या होते थे, अंग्रेजों के चमचे होते थे। तो ऐसे ऐसे करके 1947 में 552 रियासतों में छोड़ के गए थे। तो अंग्रेज लोग जब गए तो इन देसी रियासतों को अंग्रेजों ने, अब ब्रिटिश प्रांत तो डायरेक्ट भारत में शामिल हो गया, देसी रियासत जो थे 552 ठोक, उसको अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए। पहला विकल्प इनको कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। दूसरा कहा कि भारत में शामिल हो जाइए, या तीसरा आप अपना एक स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 विकल्प दिए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या तो फिर अपना एक स्वतंत्र देश भी आप लोग बना सकते हैं करके, ठीक है। तो अब ये जो 552 देसी रियासत थे, इन्होंने इनमें से 13 तो चल दिए कहाँ, 13 तो पाकिस्तान चल दिए, ठीक है, 13 तो पाकिस्तान चल दी, पाकिस्तान इधर शामिल हो गए, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। 5 तो इस तरीके से 13 रियासत जो थे पाकिस्तान में शामिल हो गए। उसके बाद बचे टोटल 500, है ना। अब ये 549 रियासत, तो 549 रियासत, 13 रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गए, टोटल 549 रियासत अपने अपने हिस्से में, और बाकी रियासत जो थे वो भारत में शामिल हो गए। 13 रियासत पाकिस्तान में, बाकी रियासत भारत में, तो 549 रियासत टोटल, काम खत्म। 3 रियासत ने दिक्कत पैदा हुआ। पहला हैदराबाद रियासत, ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पर, ये हैदराबाद रियासत, ये हैदराबाद रियासत ने क्या कहा, ये कहते थे कि हम लोग अपना एक अलग देश बनाएंगे, हमको ना भारत में शामिल होना है ना पाकिस्तान में शामिल होना है, तो ये लोग अपना अलग देश बनाएंगे बोल रहे थे। तो भाई बीच में अब अलग देश थोड़ी ना बनाने देते इनको। तो इनको क्या किया सरदार पटेल ने, ठीक है। तो 3 लोगों ने, एक चीज़ तो याद रखिएगा कि ये देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीनों का नाम अच्छे से नोट करके रखिए आप, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। ये जो वीपी मेनन थे वो आईएएस ऑफिसर थे उस समय के, ठीक है, ये सचिव का पद पे थे वो। ये वीपी मेनन जो थे, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। और माउंटबेटन तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और सरदार पटेल तो पता ही है आपको। तो सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, हमको सरदार पटेल का बस नाम याद रहता है, सरदार पटेल नहीं थे, उनमें 2 लोग और थे, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। एक एग्जाम आया था, एक एग्जाम में, किसी एग्जाम में सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम नहीं दिया था, केवल माउंटबेटन का नाम दिया था। तो अगर इन दोनों का नाम नहीं आएगा तो माउंटबेटन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे देसी रियासतों को भारत में शामिल करने में, ठीक है। तो ये 3 लोगों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो हैदराबाद दिक्कत किया, हैदराबाद कह रहा था कि हम लोग अपना एक अलग देश बनाएंगे करके। तो सरदार पटेल ने क्या किया, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में चारों साइड से आर्मी के लोगों को, आर्मी को भेज दिया, भारत के जवान को भेज दिया, पुलिस की वर्दी पहना के। तो पुलिस की वर्दी पहना के गए और सब पूरा क्या बोलते हैं, अपने कब्जे में कर लिए, मतलब भारत में उसको शामिल कर दिए इसको। तो ऑपरेशन पोलो कहा जाता है उसी को। तो पुलिस कार्यवाही के जरिए किस रियासत को भारत में शामिल किया गया बोलेगा तो यहाँ पर हैदराबाद रियासत को, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है। दूसरा जूनागढ़ रियासत दिक्कत किया, यहाँ पर जूनागढ़ रियासत था, ये जूनागढ़ रियासत। तो जूनागढ़ रियासत में सरदार पटेल ने क्या कहा, जनमत संग्रह करवा दिया, वोटिंग करवा दिया एक तरीके से। जूनागढ़ रियासत में क्या था कि जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, मतलब पूरी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू थी, लेकिन उसका राजा मुस्लिम था, ठीक है, उसका राजा क्या था, मुस्लिम था। तो वो कह रहा था जूनागढ़ रियासत में कि हम लोग पाकिस्तान में सम्मिलित होना है करके। तो भाई सब पूरा जनता ना हिंदू है, तो आपको पाकिस्तान में अब यहाँ से अलग देश, या यहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा यहाँ भी थोड़ी ना देंगे। तो इसको क्या बोले फिर, जनमत संग्रह, वोटिंग करवा दिए कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जनता की ज़्यादा जनता जो है वो अगर भारत में शामिल होना चाहेगी तो इसको भारत में शामिल होना पड़ेगा, पाकिस्तान में होना चाहेगी तो पाकिस्तान में। तो हिंदू जनता थी तो उन्होंने कहा कि भारत में शामिल होंगे करके। और जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह, उसी को कहते हैं जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद तीसरा दिक्कत हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, राजा क्या नाम था, हरि सिंह, इस राजा का नाम भी लिख लेना आप लोग। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम था हरि सिंह। अब ये हरि सिंह बोलता था कि ना हमको पाकिस्तान में सम्मिलित होना है और ना हमको भारत में शामिल होना है, हमको अपना एक अलग देश बनाना है कहता था। तो अब उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया गया कि ठीक है आपको अलग देश बनाना चाहते हो, तो इसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान इधर से अपना सेना भेजना चालू कर दिया इधर, मतलब पाकिस्तान यहाँ पर से आतंकवादी को घुसपैठ करवा दिया।
अब ये लोग घुस गए तो हरि सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम थे, तो हरि सिंह के पास तो सेना वेना थी नहीं, तो हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू के पास मदद मांगने के लिए आए कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, उनको शामिल करने के लिए करके। तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को उत्तरदायित्व सौंपा, सरदार पटेल को कहा कि जाइए देखिए क्या करिए, क्या करना है इस पर। सरदार पटेल ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना आपको शामिल होने देंगे। उनको उस समय उन्होंने कहा कि आपको हम लोगों ने कहा था कि भारत में शामिल हो जाओ, तो आप शामिल नहीं होना चाहते, अब आपको हमसे मदद चाहिए, तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ेगा, आपको विलय पत्र पे साइन करना पड़ेगा। तो विलय पत्र के जरिए 26 अक्टूबर सन 1947 को हरि सिंह गौर जो थे वो भारत में सम्मिलित होने का, ठीक है, मतलब 2-3 मामले जो रहेंगे वो भारत के पास रहेंगे, जैसे कि रक्षा से संबंधित मामले, सेना भारत के रक्षा करेगी इसके क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर का, तो वो उस तरीके से 2-3 मामले जो रहेंगे वो भारत के पास रहेंगे। इस तरीके से विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। 26 अक्टूबर सन 1947 को हरि सिंह गौर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और सरदार पटेल ने उसके बाद यहाँ पर सेना भेज दिया और यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान थे, उसको उन्होंने नौशेरा क्षेत्र था, यहाँ पर जो क्षेत्र था नौशेरा सेक्टर बोलते थे, तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो आतंकवादी लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। तो उस्मान जो थे, ब्रिगेडियर उस्मान, उन्होंने बहुत जाबाजी से वहाँ पर युद्ध किया और उसके बाद फिर पाकिस्तानियों को खदेड़ कर भगा दिया। तो यहाँ तक, जब तक ये वाले हिस्से तक क्या किए थे, तब तक पाकिस्तान लोग, जब तक भारत की सेना गई तब तक ये वाले हिस्से तक तो पहुँच चुके थे वो लोग, ठीक है। तो यूएन में ये बात गया, यूएन बोला कि जहाँ तक जो जहाँ पे है वहीं पे वो रहेगा, और जो जितना हिस्सा पाकिस्तान ने अब घेर लिया वो पाकिस्तान का हो जाएगा, जितना हिस्सा भारत ने मतलब भारत का जितना भी हिस्सा पाकिस्तान, तो इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, यूएन बोल दिया। तो अब इससे आगे नहीं बढ़े, इससे भगा दिए नौशेरा सेक्टर से। तो ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाता है। नौशेरा का शेर किसे कहा जाता है ये भी पूछता है। ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाता है क्योंकि जाबाजी से उन्होंने इसको पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को खदेड़ कर भगा दिया था। तो अब तब तक, जब तक भारत की सेना यहाँ पर पहुँची, मतलब हरि सिंह आए, यहाँ विलय पत्र हस्ताक्षर हुआ, तब तक यहाँ तक वो लोग कब्जा कर लिए थे। तो इसी को कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। जितने हिस्से पर जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो लोग कब्जा कर लिए थे उस समय तक, भारतीय सेना के पहुंचते तक, तो और यूएन ने बोल दिया कि जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो उसके बाद फिर ये इसी को कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इसी को कहा जाता है वो, और इसी को कहा जाता है सीज फायर लाइन। इसी का उल्लंघन होते रहता है बीच बीच में, आप देखोगे तो इसी को कहा गया था सीज, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और सीज फायर लाइन, ठीक है। तो आप समझ गए इसमें से कितना हिस्सा भी टूट गया भारत। अब देखिए आप ये मैप को देखिए, इधर से बर्मा अलग हो गया, इधर से अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग हुआ, और ये सब तो यहाँ पर भारत में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि कैसे कैसे अलग अलग हुआ। अब 1949 का स्थिति देखते हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र 1949 का कंडीशन में, जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय क्या क्या स्थिति था भारत का। तो उस समय भारत को 4 भागों में बटा हुआ था भारत, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया था। ये ब्रिटिश भारत A B C D, क ख ग घ। क में क्या थे, ब्रिटिश भारत थे जहां ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। ख में देसी रियासत थे जहां पर ये राजा लोग थे, है ना, ये मैंने बताया देसी रियासत में जहां पर राजा लोग का शासन था, चमचे लोग थे ये लोग। सी ग में मुख्य आयुक्त क्षेत्र या शाही शासन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पे बड़ा शहर था, उसके आसपास तो अंग्रेज लोग नहीं थे लेकिन उस पर अंग्रेजों लोग का शासन था, जैसे कि भोपाल है, अजमेर है, जो बड़ा बड़ा सिटी था वहाँ पे जो अंग्रेज लोग का डायरेक्ट शासन था। तो बड़े बड़े सिटी पे जो शासन था वो जो कहते हैं मुख्य आयुक्त या शाही शासन क्षेत्र, तो वो ग में था। और घ में अंडमान यूटी यूनियन टेरिटरी था, संघ राज्य क्षेत्र, जो अंडमान बस इसके हिस्से में आता था। तो 4 क्षेत्र में विभाजित था भारत। अब इसको कैसे कैसे करके भारत को भाषाई आधार पर, कौन से समिति ने यह सुझाव दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। पुनर्गठन करना बहुत जरूरी था क्योंकि जो देसी रियासत थे वो लोग सब अस्थायी क्षेत्र था, वो लोग का पता ही नहीं था कि कहाँ कहाँ तक उसका भूमि जाता है ऐसे करके। तो देसी मतलब भाषाई आधार पर होगा कि किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर गठन किया जाएगा, ऐसा करके फिर पूरा क्या हुआ, फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो कौन कौन सी समिति क्या क्या प्रस्ताव दी और किस आधार पर, भाषाई आधार पर फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और भारत का जो मेन मैप है वो जो अलग अलग स्टेट में आपको दिखता है वो कैसे अस्तित्व में आए हैं, इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का वीडियो हम लोग इसके आगे का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
जय हिंद, वंदे मातरम।